नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल और भविष्य ज्योतिष में आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं देशकांड कुंडली कैसे बनाते हैं और देशकांड कुंडली से जो मुख्य रूप से जो फलादेश करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि स्किप करके देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर एक भी सूत्र छूटेंगे तो आपको फलादेश के अंदर बहुत त्रुटि नजर आएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं देशकांड कुंडली होता क्या है। तो देशकांड कुंडली जो है वो विस्तृत कुंडली है जन्म कुंडली की। इस देशकांड कुंडली में एक राशि को या एक भाव को तीन भागों में बांटा जाता है। अब एक भाव या एक राशि 30 डिग्री की होती है, तो तीन भागों में बांटेंगे तो 10-10 डिग्री की तीन जो है ना वो भाग बनेंगे उसके। तो मान लीजिए लगन के अंदर जो डिग्री है वो 0 से 10 डिग्री तक है, 0 से 10 डिग्री है। तो पहला देशकांड ये हुआ। और 10 डिग्री से अगर 20 डिग्री का लगन है तो वो दूसरे देशकांड में जाएगा। और अगर 20 से 30 डिग्री के बीच में भोगांश है तो वो तीसरे देशकांड में जाएगा। अब पहला जो देशकाल होगा, यदि मान लीजिए मेष राशि लगन में है और उसकी डिग्री 0 से 10 डिग्री के मध्य है, तो पहला देशकाल मेष राशि ही बनेगा। तो मेष राशि का जो देशकाल होगा वो मेष राशि में ही होगा। यदि 10 डिग्री और 1 सेकंड का है, वहां से 20 डिग्री तक अगर है तो वो दूसरे देशकाल में जाएगा। इस प्रकार से मेष राशि का दूसरा देशकाल, वहां से त्रिकोण की राशि जो पंचम भाव में है सिंह राशि, वहां पे वो देशकाल स्थित होगा। और यदि तीसरे देशकाल में यानी कि 20 डिग्री और 1 सेकंड से 30 डिग्री के मध्य अगर लगन का भोगांश है, डिग्री है जब जातक पैदा हुआ, तो तीसरे देशकाल में आएगा। इस हिसाब से लगन से नवम भाव में जो राशि होगी तो लगन का तीसरा देशकाल वहां पे स्थित होगा। तो आप समझ गए कि पहला देशकाल उसी राशि में होता है, दूसरा देशकाल उस राशि से पंचम भाव के अंदर जो राशि है वहां चला जाता है, और तीसरा देशकाल लगन कुंडली से नवम भाव होगा। इसी प्रकार से द्वितीय भाव में जो राशि होगी उसकी अगर डिग्री 0 से 10 डिग्री है तो द्वितीय भाव में जो राशि है वो देशकाल वहीं पे स्थित होगा। और यदि 10 से 20 डिग्री है तो द्वितीय स्थान से पंचम भाव क्या होता है, छठा भाव, वहां पे द्वितीय देशकाल जो है ना उस राशि में स्थित होगा। और यदि 20 से 30 डिग्री है तो तृतीय देशकाल जो है वो आपका जो स्थिर होगा वो दसम भाव में होगा। आइए अब एक बार इसे प्रैक्टिकली जो है ना वो देख लेते हैं किस प्रकार से देशकाल कुंडली का निर्माण करते हैं। अब आप ये एक चार्ट देख पा रहे हैं। इस चार्ट में आप देखिए कि लग्न के अंदर मिथुन राशि है और 19 डिग्री 46 मिनट और 21 सेकंड का है। तो ये 10 से 20 डिग्री के बीच में हुआ, तो मिथुन लग्न है। तो पहला देशकाल मिथुन लग्न में रहेगा और दूसरा देशकाल यहाँ से पंचम हाउस में आएंगे, फिफ्थ हाउस के अंदर। तो क्या बनेगा, तुला। तो लग्न का देशकाल कुंडली में लग्न की राशि बनेगी तुला, और तुला से फिर दूसरे भाव में वृश्चिक, फिर तीसरे भाव में धनु, चौथे भाव में मकर। इसी क्रम के अंदर में 12वें भाव के अंदर जो है वो कन्या राशि आएगी। तो ये बनाने का तरीका है। इसी प्रकार से जो ग्रह हैं उसको भी देशकाल कुंडली के अंदर किस प्रकार से प्लेस करेंगे। तो ग्रह की डिग्री देखिए, सूर्य तुला राशि में 13 डिग्री का है। तो तुला राशि में दूसरा देशकाल क्या बनेगा, तो तुला राशि से पंचम भाव में जो राशि है वो बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी राशि आई, कुंभ राशि। तो सूर्य को देशकाल कुंडली में स्थित करेंगे कुंभ राशि के ऊपर। फिर चंद्रमा को लेते हैं, चंद्रमा 1943 पे है, यानी कि ये भी दूसरे देशकाल में है। कहाँ बैठा है कुंडली के अंदर, तो चंद्रमा जो है वो इस कुंडली के द्वादश भाव में बैठा है वृषभ राशि के अंदर। तो द्वितीय देशकाल जो हुआ, पहला देशकाल यह, यहाँ से पंचम कन्या राशि। तो चंद्रमा को कन्या राशि के अंदर जो है ना वो स्थित करेंगे। उसके बाद मंगल जो है वो दोबारा से 19 डिग्री पे है, यानी 20 के कम है, तो दूसरे देशकाल में है।
सब तुला राशि के पंचम भाव में बैठा है, तो वहां से जो दूसरा देशकाल है वो दोबारा जो है ना कुंभ राशि, उसमें मंगल को सूर्य के साथ बिठाएंगे। बुध को लीजिए, बुध यहाँ पे 20, 59, 48 पे है, यानी कि वो तृतीय देशकांड के अंदर है। तो बुध का पहला देशकांड तुला राशि, दूसरा देशकांड कुंभ राशि और तीसरा देशकांड मिथुन राशि। तो यहाँ पे बुध को मिथुन राशि के अंदर जो है ना वो प्लेस करेंगे। इसी प्रकार से गुरु मेष राशि में द्वितीय देशकांड में है, तो मेष राशि जो है वो एकादश भाव में है, द्वितीय देशकांड यहाँ पे पंचम भाव, एकादश से पंचम जो तृतीय भाव है यहाँ पे बिठाएंगे सिंह राशि पे। शुक्र को देखिए वो 27 डिग्री 33 मिनट और 39 सेकंड का है, तो ये तृतीय देशकांड में है सिंह राशि के। तो सिंह राशि का पहला सिंह हो गया, दूसरा धनु हो गया और तीसरा जो है वो मेष राशि हो गया। तो यहाँ पे गुरु को मेष राशि में प्लेस करेंगे। इसी प्रकार से सभी ग्रहों को देशकांड कुंडली में बिठा लेते हैं। ठीक है, अब आइए देशकांड कुंडली का जो फलादेश है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फलादेश करने के लिए, वो किस प्रकार से इसका फलादेश करते हैं आप ये समझ लीजिए एक बार। देखिए देशकांड कुंडली का जो फल है वो देखते हैं कि जो 22वां देशकांड होता है, यानी लगन में जो डिग्री स्थित है, तो 22वां देशकांड जो है ना वो अष्टम भाव में फिक्स होता है। तो लगन की जो डिग्री है उसको 8वें भाव की राशि के ऊपर बिठाते हैं। जैसे मान लीजिए मेष राशि है, तो मेष राशि में यदि 15 डिग्री है, तो 8वें घर में कौन सी राशि आएगी? वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के अंदर अगर हम 15 डिग्री लगाएंगे तो वो दूसरे देशकांड में आया। पहला देशकांड तो वृश्चिक राशि अष्टम भाव ही होगा, दूसरा देशकांड क्या होगा? 12वां घर हो जाएगा, यानी कि मीन राशि में 22वां देशकांड स्थित होगा। और मीन राशि का स्वामी गुरु है, और यहाँ पे जो गुरु है वो इस जातक के लिए गुरु की दशा और गुरु का गोचर दोनों ही अरिष्ट कारक होगा, शारीरिक कष्टों का कारक होगा। क्यों? क्योंकि देशकांड कुंडली लगन का जो देशकांड है 22वां देशकांड, वो कष्ट को दिखाता है, इसलिए वो शरीर को कष्ट दिखाता है। इसी प्रकार से आप चंद्रमा से 22वें देशकांड, यानी चंद्रमा जहां स्थित है जिस डिग्री पे, जिस राशि में, वहां से अष्टम भाव की राशि पे वो डिग्री रखें और वहां से आप देशकांड नरेश निकालें, तो उस ग्रह की दशा के अंदर मानसिक पीड़ा जो है ना वो रहेगी। उदाहरण के लिए चंद्रमा मान लीजिए कि तुला राशि के अंदर चंद्रमा 10 डिग्री का है या 10 से कम है, तो तुला राशि से अष्टम भाव में जो भी राशि आएगी उस राशि के अंदर आपको देशकांड जो है ना वो लगाना है। तो तुला राशि के अष्टम भाव में अंदर वृषभ राशि आएगी, उसका पहला देशकांड कौन सा होगा? शुक्र ही होगा। तो चंद्रमा जो है वो जब शुक्र की दशा चलेगी तो मन पीड़ित होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो मन का कारक है। इसी प्रकार से आप देखिए कि यदि देशकांड नरेश कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव में बैठा हो, जन्म कुंडली के 6, 8, 12वां जो त्रिक भाव है इसमें अगर बैठा है और वो किसी पाप ग्रह, क्रूर ग्रह से पीड़ित है, तो इसकी दशा में बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट, तनाव उत्पन्न होते हैं। यदि आपकी कुंडली का 8th लॉर्ड, 8वें घर का स्वामी, वो लगन में बैठा हो और देशकांड नरेश जो 22वां देशकांड है वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, तो इन दोनों ग्रहों की आपसी दशाओं के अंदर बहुत बड़ा जो है दुर्घटना, कलह, शारीरिक कष्ट, रोग इत्यादि की संभावना बढ़ती है। तीसरा एक और आप बता दें कि यदि 8th लॉर्ड और देशकांड कुंडली का जो नरेश है, 22वें देशकांड का जो मालिक है, वो अगर एक दूसरे से षडाष्टक होके बैठे हों, 6, 8 में बैठे हों, तो ऐसे में भी बहुत बुरा फल प्राप्त होता है। अब आपको मैं बताऊं, ये तो आप संक्षिप्त विवरण था किस प्रकार से
फलादेश करते हैं। अब आपको बताएं कि प्रत्येक देशकांड जो है ना वो किसी न किसी ऋषि के संबंध में फलादेश करता है। तो चर राशि के अंदर नारद ऋषि को इंगित करता है। तो नारद ऋषि का जो कैरेक्टर है वो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है ना वो लक्षण आएंगे। कैसे लक्षण आएंगे कि वो पूजा पाठ करने वाले होंगे, बहुत घुमक्कड़ होंगे, चुगली करने वाले होंगे, बहुत जल्दी गलत कार्यों में आसक्ति जो है ना वो करने वाले होंगे। यदि कोई ग्रह, किसी भी ग्रह का चर राशि के अंदर स्थित होना देशकांड कुंडली में वो नारद ऋषि को दर्शाता है। और नारद ऋषि का जो स्वभाव है घूमने फिरने का, मौज मस्ती का और पूजा पाठ करने का, धार्मिक बने रहने का, साथ में साथ बहुत गलत कार्यों के प्रति भी आसक्ति या चुगली करना जिनका जो है ना स्वभाव हो, तो ये चर राशि के देशकांड का फल है। इसके बाद लेते हैं स्थिर राशि में अगर किसी लग्न का या ग्रह का देशकांड पड़ जाए तो वो ऋषि अगस्त को दर्शाता है। और अगस्त ऋषि जो है वो बहुत दयालु, धार्मिक, पुण्य कर्म करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले, दृढ़ निश्चयी, परंतु शत्रु के संहारक। तो ये ऐसे में जो भी ग्रह या लगन या चंद्रमा अगर स्थिर राशि के अंदर उस देशकांड में चला जाता है तो उसके अंदर ये स्वभाव जो है ना वो बिल्टअप होता है। तृतीय जो देशकांड है वो आता है द्विस्वभाव राशियों में। द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है? 3, 6, 9, 12। तो द्विस्वभाव राशि के अंदर यदि लगन या चंद्रमा या कोई ग्रह आ जाए तो वो दुर्वासा देशकांड में आता है। और दुर्वासा देशकांड जो है वो ऐसा व्यक्ति बहुत क्रोधी हो सकता है, बहुत अहंकारी हो सकता है, दूसरों को कष्ट देने वाला हो सकता है, बहुत उतावला होता है, उसमें धैर्य नहीं होता, तुरंत वो कार्य कर बैठता है जो उनको नहीं करना चाहिए। तो ये स्वभाव जो है वो दुर्वासा देशकांड में पढ़ने वाले लगन के जातक, लगन वाले जातकों को, या चंद्रमा जो कि मन का कारक है, सोच का कारक है, ऐसे जातकों को, या लग्नेश जो पूरे कुंडली को चलाता है, तो उनका स्वभाव वहां पे बिल्टअप होता है। तो आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि यदि किसी जातक का दुर्वासा देशकांड के अंदर जन्म हो गया है और उसका लग्नेश भी दुर्वासा देशकांड में हो, चंद्रमा भी दुर्वासा देशकांड में हो, तो व्यक्ति बहुत अहंकारी, क्रोधी, दूसरे को सताने वाला और बुरे कर्म करने वाला हो सकता है। अब मैं इस देशकांड को भी 3 अलग अलग नौमांसों में बांट देता हूं। तो क्या होगा कि यदि किसी जातक का जन्म किसी भी देशकांड के पहले नौमांस में हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि वो 0 से 10 डिग्री के बीच में है, और पहले देशकांड में क्या होगा, 0 से लेकर 3 डिग्री और 20 मिनट, ये पहला हो गया। 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट, ये दूसरा नौमांस हो गया। और 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री, ये तीसरा हो गया। इसी प्रकार से दूसरे अगर देशकांड में किसी जातक का जन्म हुआ है तो 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट पहला देशकांड होगा। प्रत्येक देशकांड का पहला भाग 3 डिग्री 20 मिनट का। दूसरा देशकांड 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट, और तीसरा देशकांड 16:40 से 20 डिग्री। इसी प्रकार से यदि किसी जातक का जन्म तीसरे देशकांड में हुआ है, 20 से 30 डिग्री के बीच में अगर वो है, तो 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट में वो पहला देशकांड आएगा। 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट में दूसरा देशकांड आएगा, और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री ये तीसरा देशकांड आएगा। तो प्रत्येक देशकांड के अंदर जो 3 नौमांस है, तो जातक यदि मान लीजिए बेशक दुर्वासा देशकांड में पैदा हुआ है, लेकिन वो अगर पहले नौमांस में है तो उसमें देव का नौमांस आएगा। यानी कि पहला देशकांड का पहला नौमांस जो होगा वो देव होगा। तो देव क्या है, पवित्र होते हैं, शांत होते हैं, धार्मिक होते हैं, लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। तो जो बुरा फल है वो कुछ अच्छे जो गुण है उसमें कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा आपको। अगर वो मनुष्य के
नवमांश में चला जाता है। तो मनुष्य का स्वभाव उस प्रकार से आप मिल जाएगा। मनुष्य क्या होता है, तो मनुष्य को आर्थिक स्थिति भी बहुत प्रिय होती है, घूमना फिरना प्रिय हो जाता है, लोभ लालच में भी पड़ता है, कुछ धार्मिक भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे। लेकिन यदि तीसरे नवमांश के अंदर जन्म हो गया, जैसे मान लीजिए कोई जातक जो है जिसका लग्न की राशि वो दुर्वासा देश कांड में हो, द्विसौ भाव राशि के अंदर पड़ जाता हो, और लग्नेश भी दुर्वासा देशकांड में वो भी बैठा हो ऐसी जगह जहां पे उसका जो देशकांड है वो दुर्वासा देशकांड में चला जाए, और तीसरे नवमांश में हो जो कि राक्षस नवमांश है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही बुरे प्रवृत्ति का हो सकता है, कठोर हो सकता है, यहाँ तक कि हत्यारा हो सकता है, बुरे कर्म करने वाला हो सकता है, दूसरों को सताने वाला हो सकता है। तो आप इस प्रकार से किसी भी कुंडली से जातक का जो स्वभाव है वो आप पता कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि देशकांड कुंडली बनाते कैसे हैं। देशकांड कुंडली के अंदर चर राशि के अंदर जो है वो नारद देशकांड से संबोधित करते हैं, और स्थिर राशि के अंदर अगस्त ऋषि से संबोधित करते हैं, और तृतीय में दुर्वासा ऋषि से संबोधित करते हैं। प्रत्येक देशकांड को 3 नवमांश में बांटा गया है, पहला देव, दूसरा नर, तीसरा राक्षस। अब ये स्वभाव आपको आ गया। अब प्रत्येक देशकांड को जब 4 भाग में बांटेंगे तो वो प्रत्येक भाग एक द्वादशांश होता है। द्वादशांश होता है 2 डिग्री और 30 मिनट। तो जो पहला द्वादशांश होगा, अगर आप देखेंगे किसी भी कुंडली के अंदर कोई भी देशकांड हो, नारद हो, अगस्त ऋषि हो या दुर्वासा ऋषि हो, तो पहला जो 2 डिग्री और 30 मिनट है उसमें वो गणेश देशकांड गणेश द्वादशांश में होंगे। गणेश द्वादशांश बहुत अच्छा द्वादशांश है। गणेश जी का जो चरित्र है वो आप देखिए, क्योंकि किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए उनका गुणगान सबसे पहले करते हैं, तो प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरा जो द्वादशांश है वो है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को सहायता करने वाला डॉक्टर हो सकता है, सहयोगी हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है। तीसरा है यम। यम जो है वो नियम के बड़े पक्के होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत रूढ़िवादिता से ग्रसित हो सकता है, रूढ़िवादी हो सकता है, अपने जो रीति रिवाज को लेके बहुत ज्यादा वो स्थिर हो सकता है। लेकिन चौथा द्वादशांश जो है वो सर्प द्वादशांश है। तो सर्प द्वादशांश जो है, ऐसा व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु, झगड़ालू, लड़ाई झगड़ा करने वाला, दुराचारी, पापी हो सकता है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा लग्न जो दुर्वासा देश कांड में आ जाए, और साथ ही साथ वो तीसरा नवमांश है जिसमें राक्षस का नवमांश है, और वो साथ ही साथ चतुर्थ द्वादशांश में चला जाए जिसमें सर्व द्वादशांश है, तो आप ऐसे में उस व्यक्ति का चरित्र जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। किसके साथ आपको उठना बैठना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए, ये सब के सब आप यहाँ से अच्छी तरीके से देख पाएंगे। अब आपको एक और भी बात बता देता हूँ। नेटल चार्ट के अंदर यदि पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी यदि सर्वदेश कांड में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन अपने व्यवसाय में, व्यापार में असफल ही रहता है। बार बार काम करेंगे, फेल हो जाएंगे, परिवर्तन, और उस प्रकार से धन आने की संभावना जो है वो बढ़ती रहेगी। पूरे देशकांड कुंडली को समझने के लिए आप 14 नवंबर से दिन शनिवार से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें पराशर एस्ट्रोलॉजी के साथ कस्पल इंटरलिंक, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के साथ कस्पल इंटरलिंक, और केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ कस्पल इंटरलिंक को मिला करके फलादेश करना सिखाऊंगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप अपना नामांकन करा सकते हैं, और 14 तारीख से कोर्स ज्वाइन करें शाम को 7 बजे से। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।